एक मिनट। आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था वेरियस फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं आपके किसको, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। चैनल पावर क्या होता है, ठीक है, और उसको यूज कैसे करते हैं, वो पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। वी कंप्लीटेड दैट टॉपिक एज वेल। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो आज हम लोग बेसिकली कंप्लीट करेंगे हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, एंड उसके अलावा कि हम चैनल किस तरीके से डिसीजन चैनल के लिए लेते हैं, मतलब हाउ वी आर टेकिंग द डिसीजन इन चूजिंग द चैनल। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग जो टॉपिक है आज कंप्लीट करेंगे। और उससे मैंने जो लास्ट क्लास में कंप्लीट कराया था, तो राजेश उसका आंसर दे रहा है। राजेश दीजिए कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। बताइए राजेश। यस मैम, मार्केटिंग आप बस नाम बताइए प्लीज। जियोग्राफिकल कंसिडरेशंस, साइज ऑफ ऑर्डर, नीड ऑफ कमोडिटी, हैबिचुअल ऑफ बायर। एग्जैक्टली। तो क्या क्या इसमें होंगे? फर्स्ट जो था आपका प्रोडक्ट कंसिडरेशन था, सेकंड मार्केट कंसिडरेशन था, थर्ड जो था आपका क्या था, वो एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, ठीक है, फिर आपका कंपनी कंसिडरेशन था, और एक और कौन कंसिडरेशन था आकांक्षा? मैम मिडिल मैन कंसिडरेशन। वेरी गुड। तो ये 5 जो कंसिडरेशन थे सबको समझ में आ गया कि कौन कौन से कंसिडरेशन है। अच्छा, फर्स्ट कंसिडरेशन मैंने क्या बताया था, किसी को याद है अभी जो मैंने बोला? फर्स्ट कंसिडरेशन मार्केट कंसिडरेशन करेंगे टॉपिक। यस मैम। यस आकांक्षा। मैम सारे को एक्सप्लेन करना है। 2 कंसिडरेशन आप एक्सप्लेन कीजिए। मैम मार्केट कंसिडरेशन में नंबर ऑफ बायर और पर डिपेंड करेगा। फर्स्टली तो अगर नंबर ऑफ बायर ज्यादा है तो उसको चाहिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नंबर ऑफ बायर कम है तो वो शॉर्ट भी रख सकता है। और सेकंड ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, अगर मार्केट स्कैटर्ड है, लार्ज एरिया में मतलब फैला हुआ है, तो उस केस में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग होगा। अगर मार्केट कंसंट्रेटेड है, स्मॉल एरिया में है, तो उस केस में शॉर्ट रख सकते हैं। सेकंड नीड ऑफ कमोडिटी, अगर इंडस्ट्रियल गुड है तो उस केस में मतलब चाहिए मैन्युफैक्चरर को होलसेलर। और अगर डेली नीड्स का चीज है तो वो बिना शॉर्ट ट्रक के भी काम कर सकते हैं। उसके बाद हैबिट ऑफ बायर, अगर वो कैश में सेल कर रहा है तो उस केस में शॉर्ट रख सकते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर नो मीडिएटर रख सकता है। अगर वो क्रेडिट पे काम कर रहा है तो उस केस में उसको चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर, सो दैट कि वो उससे जाकर डील करे और फिर उसको लाकर पैसा दे। नेक्स्ट मैम एनवायरमेंटल फैक्टर, तो मैम इन्फ्लेशन हो गया या फिर गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन अगर चेंज करता है, इस सब पे भी ना जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि अगर वो शॉर्ट रखेगा या फिर लॉन्ग रखेगा। ओके। इन्फ्लेशन के केस में मैम वो शॉर्ट महंगाई उसके लिए। मैम इन्फ्लेशन के केस में शॉर्ट होगा, मतलब लॉन्ग शॉर्ट हो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी है, तो फिर उस केस में तो उसको जितना कम से कम वो शॉर्ट चैनल रखे। हो गया, 2 हो गया मैम। नेक्स्ट प्रोडक्ट कंसिडरेशन, मार्केट कंसिडरेशन। नेक्स्ट, who is going to tell me the next type of consideration? मुस्कान। मुस्कान बताइए। अदर टाइप के जितने कंसिडरेशन है उसको जल्दी से फटाफट बताना है आपको। चलिए बताइए। कंपनी कंसिडरेशन, अगर कंपनी का गुडविल हाई है तो इसको ज्यादा मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। बिना मिडिलमैन के सिर्फ उसके गुडविल के बेसिस पे इसका सारा सेलिंग हो जाएगा। और अगर कंपनी अभी न्यू स्टार्ट हुई है, उसकी गुडविल बहुत कम है, तो इसको मिडिलमैन का जरूरत है जिससे एडवर्टाइजमेंट कर सके, सेल्स कर सके। ये फर्स्ट। अगर फाइनेंशियल रिसोर्स पे डिपेंड करता है, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है तो ये शॉर्ट चैनल रखेगा, क्योंकि इसके पास पैसा ज्यादा नहीं है तो ज्यादा मिडिलमैन को पे करने को नहीं होगा। अगर इसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है तो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी रख सकता है। थर्ड है मार्केटिंग एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस इसके पास अच्छा है
तो इसको हाँ। ज्यादा मिडलमैन का जरूरत नहीं है, ये यूं ही भी हाँ। हैंडल कर लेगा। और अगर हाँ। एक्सपीरियंस कम है, एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कम है, तो इसको हाँ। ढेर सारे मिडलमैन रखने पड़ेंगे ताकि सबको अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फोर्थ है हाँ। साइज ऑफ कंपनी, कंपनी हाँ। कैसा प्रोडक्शन कर रही है, कितना बायर्स है, कितना सेलर्स है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। हाँ। अगर जो बायर्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो इनको हाँ। मिडलमैन की जरूरत पड़ेगी, और अगर बायर हाँ। कम अमाउंट में है तो इनको बिना हाँ। मिडलमैन के भी सेलिंग हो जाएगा। नंबर ऑफ बायर्स कम है तो, अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ बायर्स कम है तो, ठीक है। हाँ, यस मैम। नेक्स्ट। लास्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल, इन सारे पे डिपेंड करता है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हाँ, बोलिए आगे मुस्कान। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़ा होगा या छोटा होगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी जो भी आपके फैक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये ज्यादातर आउट ऑफ कंट्रोल होता है किसकी, कंपनी के। ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम कई बार कंपनी डिसाइड करती है कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या चेंज करना है, किस टाइप का उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना है। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था, कंसिडरेशन या कह सकते हैं फैक्टर्स, जो बेसिकली फैक्टर्स, वैसे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। सेकेंड, हमने एक और टॉपिक कंप्लीट किया था, वो था चैनल पावर। हु इज गोइंग टू एलैबोरेट इट टू मी, हु इज गोइंग टू टेल मी स्टेप जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मींस चैनल मेंबर्स का बिहेवियर को मींस चेंज किया जाता है। means it is a kind of step or action which is helped Yes. to change the attitude or behavior of distributor, right? मतलब in positive way, and यहाँ पे steps जो हो सकते हैं थोड़े strict भी हो सकते हैं, और normal भी क्या हो सकते हैं, steps लिए जा सकते हैं, किसके लिए, distributors के लिए, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। चलिए आगे आशीष। यस आशीष। आगे है चैनल मैनेजमेंट। मैम इट इज दैट इसमें चैनल मेंबर्स को मोटिवेट किया जाता है बेसिकली, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो सबको। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंटरमीडिएटरीज प्रेजेंट हैं हमारी कंपनी टू कंज्यूमर के बीच में, जितने भी मीडिएटर हैं, उसमें बेसिकली चैनल मैनेजमेंट जो है उसमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड दिस इज फॉर बेसिकली मोटिवेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर। Why motivation is required for the distributors or intermediaries? Because वही ultimately क्या आपके प्रोडक्ट कहाँ पर सेल कर रहे हैं, कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। तो उनको अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट प्रॉपरली, ठीक है। एंड इन लॉन्ग टर्म में भी ये भी हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट का सेल कम हो जाए, ठीक है। Either you are making a very good product, but if it is not able to reach to the consumer, it is, what do you think, is it relevant or not? क्या लगता है, अगर आपके प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छे क्वालिटी का बनाया पर वो कंज्यूमर तक नहीं प्रॉपरली पहुंच पा रहा है, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं बचेगा, राइट। तो यहाँ पर चैनल मैनेजमेंट जो है, अब किस किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। आशीष, अब आगे आप एक्सप्लेन कीजिए इसमें कौन कौन टाइप से स्टेप लिया जा सकता है कंपनी के द्वारा। मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए थे इसमें। यस मैम। मैम पहला है कोहेसिव पावर, दूसरा रिवार्ड पावर, तीसरा लेजिटिमेट पावर, चौथा एक्सपर्ट पावर, और पांचवा रिफरिंग पावर। क्या होता है ये सारे, एक्सप्लेन कीजिए। कोहेसिव पावर में होता है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेड दिया जाता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। एक साइड का इसी चीज का दिया जाता है कि इफ यू विल नॉट वर्क प्रॉपरली, वी आर गोइंग टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम यू। यानी कि थ्रेट किस चीज का दिया जाता है कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे इफ यू विल नॉट एबल टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड सेल द प्रोडक्ट प्रॉपरली। नेक्स्ट है रिवार्ड पावर। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है इंटरमीडिएटरीज को। यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे दिए जाते हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल एंड कुछ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं। जब मैं मोटिवेशन कैसे दिया जाता है इंटरमीडिएटरीज को, कैसे मोटिवेट किया जाता है, जब मैं करवाऊंगी, जिसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए आशीष आगे। तीसरा है लेजिटिमेट पावर। इसमें है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन बताया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इंटरमीडिएटरीज को, और उन्हें फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर एक लीगल तरीके से बताया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, दीज ऑल टर्म्स एंड conditions are already mentioned in that, and if you will not fulfill that, we are going to take action according to whatever is mentioned in the contract. तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें मेंशन की गई है उस हिसाब से हम अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं।
and terms and condition is already written in that particular contract. आगे चौथा है एक्सपर्ट पावर। इसमें मैम एक्सपर्टीज जो कंपनी, जो एक्सपर्टीज कंपनीज है वो इंटरमीडिएट्स को मोटिवेट करती है, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक्सेट्रा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट है रेफरिंग पावर। मैम इसमें कंपनी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करती है और ये मींस वो चैनल मेंबर्स को मींस एसोसिएट किया जाता है वो कंपनी से। यानी That उस कंपनी का एक एसोसिएशन brand. रहता है, किसके साथ जुड़ा रहता है? ब्रांड के नेम के साथ। तो हमेशा ये चीज उनको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ ऐसे हो सकते हैं कि डीलर्स काम कर रहे हो तो उनके लिए नाम ही काफी है कि दे आर बेसिकली अटैच्ड विद अ पर्टिकुलर गुड ब्रांडेड कंपनी, राइट? तो यहाँ पर ये कुछ हमने पढ़ा था चैनल पावर। Today we are going to complete the first topic, that is selection of channel. How we are going to select the channel. Channel को हम किस तरीके से select कर सकते हैं और horizontal marketing and vertical marketing क्या है? सबसे पहले अगर मैं सिलेक्शन ऑफ चैनल की बात करूं तो चैनल को सिलेक्ट करने में सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, यानी हर एक कंपनी कोई ना कोई तरीके का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करती है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, डायरेक्ट चैनल, इंटेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बहुत तरीके से। कई बार वो मल्टी लेवल चैनल भी यूज करती है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, मल्टी चैनल जहाँ पर कोई भी कंपनी चैनल पे डिपेंडेंट नहीं होती डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और बहुत सारे चैनल्स को ऑप्ट करती है, राइट? जैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, तो बहुत तरीके के बेसिकली चैनल्स को यूज करती है। यहाँ पर अगर आप कोई भी चैनल को बेसिकली चूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिटरमाइनिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप कोई भी चैनल को चूज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू कंसर्न टुवर्ड सम पॉइंट। वो क्या क्या चीजें हैं? जैसे कि जो आपका चैनल है वो आपके कंज्यूमर के लिए, मतलब जो प्रोडक्ट है वो टारगेट मार्केट में पहुंचा पा रहा है कि नहीं, मतलब जो आपके टारगेट कंज्यूमर है उन तक ये प्रोडक्ट पहुंच पा रहा है या नहीं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रॉपर्ली रीच कर पा रहा है या नहीं, टारगेट मार्केट को वो कवर कर पा रहा है या नहीं, यानी जो आपने चैनल यूज किया वो पूरे टारगेट मार्केट को कवर कर पा रहा है या नहीं, कंज्यूमर की कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोडक्ट पहुंचा रहा है या नहीं। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको हर जगह मिल जाते हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ कन्वीनियंस है, वो एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को। तो कस्टमर के कन्वीनियंस पे आपको ध्यान देना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सुटेबल होना चाहिए। सेकंड, टारगेट मार्केट को अच्छे से कवर करे, पूरे टारगेट मार्केट को कवर करना चाहिए, ठीक है। थर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है कि बेसिकली जो भी आप चैनल यूज कर रहे हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव आपके लिए ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट है जो लो कॉस्ट पर वाला, मतलब लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप पेन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी आइटम, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो इसके लिए लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्क में आपको प्रोडक्ट को भेजना है, तो लॉन्ग हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जो उसका जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपने कितने इंटरमीडिएरीज को बेसिकली इन्वॉल्व किया है, आपके लिए ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप हमेशा ये देखिएगा कि आपके प्रोडक्ट के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कॉस्ट है वो सूट करता हो, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे खर्च नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए 10 रुपए का प्रोडक्ट फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 25 या 30 रुपए का हो गया। इतना भी एक्सट्रीम वास्ट और चेंज नहीं होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के प्राइस में कि वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते तक वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाए। तो चैनल का ऑब्जेक्टिव 3 जो है सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है। कस्टमर का कन्वीनियंस, ठीक है। सेकंड, टारगेट मार्केट कवरेज, एंड थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये तीनों पे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये हमारे चैनल का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। तो हम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लेंगे, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। कहीं पर भी बेसिकली ये फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव, चैनल ऑब्जेक्टिव, इसमें 3 बस ये पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, 3 पॉइंट को लिख लीजिए जो मैंने अभी बताया है। कन्वीनियंस, कस्टमर कन्वीनियंस, कॉस्ट इफेक्टिव, टारगेट मार्केट कवरेज, ठीक है। कस्टमर के लिए कन्वीनियंस कब होगा, जब कस्टमर जहां से प्रोडक्ट खरीद सकता है वहां तक प्रोडक्ट पहुंच जाए। जैसे एक नॉर्मल कोई कस्टमर है, कोई अपने लोकेलिटी के पास, उसके पास शॉप नहीं है, तो क्या वो बहुत दूर तक जाएगा, मैन्युफैक्चरर तक तो नहीं पहुंचेगा, राइट। तो कस्टमर के कन्वीनियंस पे ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर एफएमसीजी प्रोडक्ट। और चैनल ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज्यादा कंसर्न करते हुए कुछ कंपनीज हैं जैसे HUL,
प्रॉक्टर एंड गैम्बल, FMCG, ठीक है। तो ये सब क्या यूज करती है, इंटेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज करते हैं ताकि हर जगह तक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचे, हर एक मेजर पॉइंट से लेकर के रूरल एरिया से अर्बन एरिया, हर लोकेलिटी तक उनका प्रोडक्ट पहुंचे। तो यहाँ पर चैनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए HUL और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने बेसिकली इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज किया है। आपने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज किया है, इंटेंसिव चूज किया है, और साथ साथ उनका जो चैनल है वो लॉन्ग है क्योंकि इसमें होलसेलर्स भी इंक्लूडेड है, रिटेलर्स भी हैं, क्योंकि इसमें वास्ट एरिया तक आपको प्रोडक्ट भेजना है, तो हमने इसमें लॉन्ग चैनल चूज किया है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल में बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो एम होना चाहिए कभी भी कोई चैनल को चूज करने का, तो आपको पहले ध्यान रखना है चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये तीनों चीजें फुलफिल हो रही है ना, तो बस ठीक है, फिर हम आगे फिर एक स्टेप बढ़ेंगे। क्लियर होगा सबको ये फर्स्ट वाला पॉइंट? यस मैम। यस मैम। मयंक, अंशु, हिमांशु, यस मैम, क्लियर है। क्लियर है? तो फर्स्ट Yes, ma'am. जो सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ चैनल में सबसे पहला स्टेप होगा डिटरमाइन करना चैनल के ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, डिटरमाइनिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द फंक्शन, है यहाँ पर हम फंक्शंस वगैरह को देखेंगे कि कौन से चैनल, जैसे कि यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि रिटेलर्स क्या करते हैं, होलसेलर्स क्या करते हैं, उनके फंक्शंस को देखेंगे। होलसेलर क्या करता है, बल्क को ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या क्या फंक्शंस चल रहे हैं, होलसेलर का क्या रोल है, रिटेलर का क्या रोल है, वो आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर हम फंक्शन पे ध्यान देंगे कि चैनल में मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि नेक्स्ट क्या है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें, बल्क ब्रेकिंग से रिलेटेड चीजें, ठीक है। यानी कि जो बाकी के आपके इंटरमीडिएरीज हैं उनके फंक्शन पे हम ध्यान देंगे कि कौन सा फंक्शन कौन इंटरमीडिएरी कर रहा है। जैसे होलसेलर क्या करता है, बल्क को ब्रेक करता है, ठीक है। रिटेलर क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो लाइक वी विल गोइंग टू डिटरमाइन द बेसिकली फंक्शंस, प्रॉपर फंक्शन ऑफ द मिडलमैन या इंटरमीडिएट, ठीक है। फंक्शंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट चैनल डिजाइन को वी आर गोइंग टू कंपेयर चैनल डिजाइन विद द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, यानी आप जो प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो या फिर जिस प्रोडक्ट में आप डील करने वाले हो वो प्रोडक्ट का क्या नेचर है, उसको देखते हुए हम उसके चैनल के साथ उसको मैच करने की कोशिश करें। हम लोगों ने पहले भी प्रोडक्ट कंसिडरेशन पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे प्रोडक्ट कुछ पेरिशेबल अगर होते हैं यानी जिसको स्टोर हम नहीं कर सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट को हमें बहुत शॉर्ट चैनल को यूज करते हुए कंज्यूमर तक पहुंचा देना चाहिए प्रोडक्ट, राइट, क्योंकि वी कैन नॉट स्टोर इट फॉर द लॉन्ग टाइम। इसीलिए उसको क्या कहेंगे, वो प्रोडक्ट का नेचर है, ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल है। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, बल्कि प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी हाई लगेगा, तो आप डायरेक्ट कोशिश करोगे कि कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल बायर तक आप प्रोडक्ट को सेल कर दो, राइट। तो यहाँ पर जो आपका चैनल डिजाइन है, यानी जो भी आपने चैनल यूज किया या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट चैनल, ठीक है, जीरो लेवल चैनल को डायरेक्ट चैनल कहते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरर टू होल कंज्यूमर चला जाता है, या फिर इनडायरेक्ट चैनल जहाँ पर इंटरमीडिएट प्रेजेंट होते हैं। तो आपने कोई भी तरीके का जो चैनल आप यूज कर रहे हो वो आपके प्रोडक्ट के साथ सूट करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि कोई बल्कि प्रोडक्ट के लिए हमने ये पूरा लॉन्ग यूज कर लिया, लॉन्ग चैनल। जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पर 5-6 इंटरमीडिएरीज हैं, अगर मैंने मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक पहुंचा दिया, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर हो सकता है मैं होलसेलर तक प्रोडक्ट को पहुंचा दूं, पर वहां पर मैंने तो मार्जिन ले लिया, ठीक है, मतलब मैंने तो अपने प्रोडक्ट जो भी मेरा कॉस्ट था, जैसे मान लो कि मैंने 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाया तो मैंने उससे मार्जिन ले लिया मान लो 50 रुपए, तो मैंने 550 रुपीज में उसको होलसेलर को सेल किया। अब वहां पर होलसेलर ने मुझे मार्जिन भी दिया और उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मेरे से, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसका लगा वहां से वहां तक ट्रांसफर कराने में। फिर वो इसी तरीके से फिर कुछ बीच में रिटेलर को दिया, वहां भी मार्जिन लिया होलसेलर ने, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया रिटेलर को। तो फाइनल कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना प्रोडक्ट के वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के साथ चैनल सूट ही नहीं कर रहा है, राइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम थर्ड जो स्टेप है वहां पर हम क्या करेंगे,
चैनल के डिजाइन को हम किसके साथ बेसिकली मैच करेंगे, प्रोडक्ट के फीचर और एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने आप लोग को बताया, कंपैरेटिवली टू कंज्यूमर गुड्स, जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उसमें बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि शॉर्ट चैनल को यूज करते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स में, जो बल्कि प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मशीनरी वगैरह है उस केस। लेकिन अगर हम कन्वीनियंस या गुड्स वगैरह की बात करें, पेरिशेबल गुड्स की बात करें, तो हमें शॉर्ट लेंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जहां पर हम प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक पहुंचा पाए। तो थर्ड वाला सबको क्लियर हो गया, मैचिंग चैनल डिजाइन टू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, मैचिंग चैनल डिजाइन टू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट देखना हमें लीगल एस्पेक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन के एनवायरमेंट को, यानी कि बेसिकली लीगल बेसिकली क्या रूल्स रेगुलेशन से गवर्नमेंट के, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी तक प्रोडक्ट सेल करने में क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है, गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। जैसे जीएसटी जो आया था ना, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, तो उसका ना आपके टेरिटरी से भी रिलेशन था, एक जगह से दूसरी जगह मैन्युफैक्चर होके जा रहा है तो उसमें भी अलग तरीके से बेसिकली कैलकुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो चैनल है वो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें लीगल एस्पेक्ट क्या है, मतलब उस किस तरीके से लीगल एनवायरनमेंट को देखते हुए हमें प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इसके बाद तो जो फिर पॉइंट है, इसमें आपको कॉम्पिटिटर्स के चैनल को देखना है कि मतलब कॉम्पिटिटर्स जो हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके के चैनल डिजाइन को यूज कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में वी आर गोइंग टू कंपेयर कॉम्पिटिटर्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो आपके एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके के चैनल को यूज कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉम्पिटिटर्स के चैनल का सॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब उसको क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस हो सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, मतलब उसने जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं। तो वी आर गोइंग टू कंपेयर द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट, एक बार जब आपने कॉम्पिटिटर्स के साथ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को जो भी था आपने कंपेयर कर लिया, उसके बाद आप कंपनी के रिसोर्सेज पे ध्यान दीजिएगा। आपकी कंपनी के रिसोर्सेज आपके कैसे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह क्या है, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, मतलब आप अपने कंपनी के रिसोर्सेज को देखिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा बड़े कंपनी नहीं है और आप नॉर्मल नॉन कन्वीनियंस या फिर बोल सकते हैं कि नॉट नीड बेस्ड प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में, इस तरीके के केस में आप जो सर्विस, जो आप प्रोडक्ट, जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा वो आप शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, बट कोई कंपल्शन नहीं होगा आप पे कि आपको शॉर्ट ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग का चांस कम हो जाएगा जब आपके रिसोर्सेस कम होंगे, जैसे आपके पैसों की प्रॉब्लम है, छोटी सी कंपनी है, तो ऐसे केस में आपके पास ज्यादा उतना तो है नहीं जो हमने पढ़ ही लिया फैक्टर्स में। तो यहाँ पर आपको वही देखना है कि जो आप चैनल को चूज कर रहे हैं, यानी जो आप चैनल के डिजाइन को चूज कर रहे हैं वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ कंपैटिबल है या नहीं, यू आर एबल टू अफोर्ड दिस चैनल और नॉट, ये वाला यहाँ पर कंपैरिजन करना है। मतलब अपनी रिसोर्स को और चैनल के डिजाइन को कंपेयर कीजिए कि लॉन्ग टर्म में आप इस चैनल डिजाइन को लेकर चल सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे है कि जहां पर आप एसेस कीजिएगा अपनी कंपनी के रिसोर्स को और मैच कीजिएगा चैनल डिजाइन को उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लीडिंग टेक्सटाइल कंपनीज जो हैं, रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बॉम्बे डाइंग है, मफतलाल है, जो इन्होंने अडॉप्ट किया था 2-वे चैनल डिजाइन, वन देयर ओन एंड अदर इज कन्वेंशनल, मतलब उन्होंने 2 तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने रिसोर्स के हिसाब से, और ये कर भी क्यों पाए, जब 2-वे चैनल इन्होंने कैसे यूज किया, बिकॉज इनके पास रिसोर्सेस थे। बट वहीं अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर जिसने तुरंत बिजनेस को शुरू किया, दे कांट एबल टू यूज द लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बट दे विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट डायरेक्ट बाय यूजिंग द डायरेक्ट चैनल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन सारे चीजों को इवेलुएट करने के बाद जो आपको सबसे बेटर जो भी आपके पास चैनल डिजाइन लगे वो फाइनली आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए। तो ये बस आपका एक तरीके से बोल सकते हैं सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
तो ये जो जितने भी स्टेप्स हम लोगों ने करे 7 स्टेप्स क्लियर हो गया कि फाइनली फिर जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स के साथ जो भी सुटेबल लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसको हम चूज कर लेंगे और उसी के साथ फिर हम अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। ये 7 पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? कोई भी पॉइंट में ये जितने भी 7 स्टेप्स थे किसी को कोई डाउट है? मयंक, अदीबा, आकांक्षा, मुस्कान, आशीष, हिमांशु, मुस्कान, No, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? उसके बाद जो नेक्स्ट है 4th वन कि आप अपने लीगल एस्पेक्ट्स और एनवायरमेंट को देख लीजिए। 5th वन इज कॉम्पिटिटर्स के चैनल को चेक कीजिए। 6th में अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैच कीजिए अपने आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप जितने भी आपने 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखे रेटस में उसमें से जो फाइनली सुटेबल लगे फिर उसको आप चूज कर लीजिए। ठीक है, उसके साथ आप फाइनली सिलेक्ट कर लीजिए बेस्ट डिजाइन। इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ऊपर में फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, सेकंड फंक्शन, थर्ड में प्रोडक्ट, फोर्थ में लीगल, फिफ्थ में कॉम्पिटिटर्स, सिक्स्थ में कंपनी रिसोर्सेज और लास्ट में 7th में सिलेक्शन। समझ में आया? ये कैसे याद रख सकते हो आप इन सारे पॉइंट्स को कैसे याद रख सकते हो? समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कैसे याद करना है? ऑब्जेक्टिव, चैनल का ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली याद रहेगा। सेकेंड फंक्शन, फंक्शंस किसके? इंटरमीडिएट के। थर्ड में प्रोडक्ट यानी कि चैनल डिजाइन को प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के साथ मैच करना और कंपेयर करना। ठीक है, फोर्थ को कैसे याद कीजिएगा? लीगल यानी कि यहाँ लीगल एस्पेक्ट को हम चेक करेंगे। फोर्थ, फिफ्थ में कॉम्पिटिटर्स की जो चैनल का डिजाइन है उसको एसेस करेंगे यानी चेक करेंगे कि कैसे वो अपनी कौन से डिजाइन को यूज कर रहे हैं, कौन सा उनका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रेजेंट होंगे वहां हम मार्केट में उस हिसाब से हम उसको कंपेयर करेंगे। सिक्स्थ को कैसे याद करोगे? कंपनीज रिसोर्सेज। ठीक है, कंपनी रिसोर्स जैसा होगा उस हिसाब से हमें अपने डिजाइन को चेक करना पड़ेगा कि वो कंपैटिबल होगा या नहीं। एंड फाइनली जो होगा सबसे लास्ट में सिलेक्शन। ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, प्रोडक्ट, लीगल, कॉम्पिटिटर्स, कंपनी एंड सिलेक्शन। याद हो जाएगा सबको? याद हो जाएगा? यस मैम। याद हो जाएगा आकांक्षा? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोले। हाँ देखो, अपना भी बहुत सारे डीलर्स अपने ही अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे खुद के डीलर्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजी देते हैं दूसरे को, बहुत सारे ऑनलाइन स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे मल्टीपल चैनल्स ही तो है। ठीक है, आपने फ्रेंचाइजी दे दिया तो दूसरे इंडिविजुअल्स भी आपके ब्रांड के नेम से आपका ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, काइंड ऑफ, है ना? काइंड ऑफ वो भी फ्रेंचाइजी है, मतलब आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो फ्रेंचाइजी लेंगे, स्टॉक उठाएंगे, पैसा देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपका ऑनलाइन हो गया, वो भी एक अलग तरीके का अलग चैनल हो गया। थर्ड जो हो गया ट्रेडिशनल, जो है फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड मीन, ट्रांसपोर्टेशन मीन, तो वो भी आपका चैनल हो गया। ठीक है, कुछ कंपनीज अपना खुद ही रिटेल शॉप भी वगैरह भी ओपन करा लेती है, यानी शोरूम खुद अपना ओपन करा लेती है, वो भी बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। समझ में आया सबको? यस मैम। समझ क्लियर? Who is going to tell me all the steps of the selection of distribution channel? और distribution channel design को select करने के लिए कौन कौन से steps हैं? Who is going to tell me about it? मैम सबसे पहले चैनल का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, उसके बाद फंक्शंस, उसके बाद चैनल के डिजाइन को कंपेयर करना प्रोडक्ट के नेचर से, उसके बाद लीगल इन्वायरमेंट देखना, वाचिंग द लीगल इन्वायरमेंट, फिर कंपिटिटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कंपेयर करना, फिर रिसोर्सेज को मैच करना, जो भी चैनल का चूज किए उससे मैच फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, और लास्ट में मैम जो भी सूटेबल लगेगा उसको अडॉप्ट करना। वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वर्टिकल मार्केटिंग, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग की तरफ। मल्टी लेवल मार्केटिंग सबने कर लिया था, मल्टी चैनल मार्केटिंग जो मैंने सबको बताया था लास्ट क्लास में, याद है सबको? मल्टी चैनल मार्केटिंग क्या होता है? आता है कि प्लीज एक्सप्लेन द इंटरमीडियरीज या इंटरमीडियरीज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल
इंटरमीडियरीज में यहाँ पर कौन कौन आएंगे पता है ना सबको? होलसेलर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, एजेंट आएगा और रिटेलर आएंगे। ठीक है, तो ये चारों बेसिकली आपके इंटरमीडियरीज में आएंगे। होलसेलर एंड रिटेलर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। एजेंट्स जो होंगे वो क्या उनका फंक्शन होता है मैं बता दूं आप लोगों को कि जो एजेंट्स होते हैं वो लिंक क्रिएट करते हैं, वो कुछ पेपर वर्क का काम करवाते हैं किसके और किसके बीच में? बेसिकली मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के बीच में कोई भी पेपर वर्क वगैरह हो गया, फिर बोल सकते हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह करवाना, एक तरीके से दोनों को क्या करवाते हैं वो बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेसिकली एज अ मिडलमैन एक दूसरे को ज्वाइंट मतलब वो जोड़ते हैं होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को साथ में। ठीक है, ज्वाइन करवाते हैं, उनको मिलवाते हैं और जो भी उनको लीगल जो भी पर्सपेक्टिव लीगल जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल जो भी चीजें हैं वो भी वही कौन बनवाता है? एजेंट करवाता है। ठीक है, तो एजेंट होलसेलर की तरह प्रोडक्ट को स्टॉक में परचेज नहीं करता है, याद रखिएगा कि दे आर नेवर परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, बट व्हाट दे आर डूइंग दे आर बेसिकली देयर रोल इज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, दे लिंक द बोथ मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। ठीक है, वो लिंक बनाते हैं। क्लियर हो गया ना? तो जैसे एजेंट्स कैसे होते हैं, जैसे आप लोगों को कभी टिकट नहीं मिलता है तो यू आर गोइंग टू टेक द टिकट फ्रॉम द एजेंट, तो व्हाट दे आर डूइंग लाइक दे आर मैं कंज्यूमर और बेसिकली जो IRCTC के बीच में वो एक एजेंट होता है जो आपको टिकट दिलवा रहा है ना? तो यहाँ पर वो भी एक बेसिकली जो यहाँ पर वो एजेंट्स हैं जो मिडलमैन है उसका मेन काम क्या है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना, लिंक बनाना किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के बीच में। एक और वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर कुछ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि कंपनी जिनको खुद हायर करती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लाइक कंपनी कुछ डीलरशिप करती है, कुछ कंपनी खुद डिस्ट्रीब्यूटर को बेसिकली हायर करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एक तो ये हो गया। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जैसे जो कंपनी का क्या ले लेता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रेंचाइजी ले लेता है। वो क्या करता है? वो कंपनी से खुद को रजिस्टर करा लेता है, लेकिन जो कंपनी होता है वो उसका बेसिकली वो स्टोर वगैरह नहीं होता है, वो किसी इंडिविजुअल को होता है, बट उसको एज अ फ्रेंचाइजी एक ले लेते हैं या फिर डीलरशिप में उसको एक क्रिएट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसका मेन काम क्या है? प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, किस तक, किसको, कहाँ तक? कंज्यूमर तक पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। ठीक है, और इसके लिए ये क्या करते हैं? या तो अपने खुद के ऑथराइज स्टोर ओपन कर लेते हैं, जो कंपनी होती है वो ऑथराइज स्टोर खुद का ओपन कर लेती है। ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी की तरह वो फ्रेंचाइजी वगैरह परचेज कर लेते हैं किससे? कंपनी से, कि वो आपके कंपनी का प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, कई जगह पे बोला जाता है कि दे आर एक्ट लाइक अ होलसेलर। एक्चुअल में उनका थोड़ा बहुत इसी तरीके का फंक्शन होता है कि वो बेसिकली स्टॉक खरीदते हैं कंपनी से और फिर आगे कंपनी बेचते हैं। बट यहाँ पर वो ऑल टाइप ऑफ कॉमन होलसेलर में नहीं आएगा। जो हम लोगों ने स्पेशलिटी होलसेलर किया था ना, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील करते हैं, हाँ, उन स्पेशलिटी होलसेलर को हम एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं कि वो कंपनी से बल्क में प्रोडक्ट लेकर के और रिटेलर तक सेल करते हैं। लेकिन होलसेलर वाले केस में बहुत रेयर होलसेलर जो होते हैं जो ऑथराइज्ड हो सकते हैं। होलसेलर्स में तो ऑथराइज वाला कंडीशन कम ही आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उसको कंपनी खुद ऑथराइज करती है और खुद स्टार्ट करती है और प्रोडक्ट को सेल करवाती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों तरीके से हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी और कंपनी के खुद ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर हो गया सबको? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हो सकते हैं? दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कंपनी ने खुद ही अपने स्टोर्स वगैरह ओपन करवाए हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या बाहर किसी इंडिविजुअल ने कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस मैम। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वो इंटरमीडियरीज। व्हेनेवर द क्वेश्चन विल बी अराइज इन एग्जामिनेशन, एक्सप्लेन इंटरमीडियरीज। तो होलसेलर एंड रिटेलर्स को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर आप एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं। एजेंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर कमीशन बेस पे काम करते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि एजेंट जो होते हैं वो हमेशा कमीशन बेस पे काम करते हैं, कमीशन लेते हैं वो बेसिकली अपनी सर्विस के लिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर वो कमीशन बेस्ड काम करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्टिकल मार्केटिंग एंड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। तो वर्टिकल मार्केटिंग क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मल तरीका है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर। वर्टिकल में ये जो तीनों हैं आप कौन कौन?
आपके कंपनी या मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर होलसेलर एंड रिटेलर, ये तीनों आपस में मर्ज होकर के काम करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। यानी वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, कहीं इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे, वो एक एक साथ मिल करके बेसिकली प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके लिए मैं आप लोग यहाँ देखिए, चैनल स्ट्रैटेजी जो कन्वेंशनल है वो उसमें आपके क्या क्या है, प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर होलसेलर को प्रोडक्ट दे देगा, होलसेलर रिटेलर को और फिर कंज्यूमर को। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में यहाँ पर सिचुएशन क्या आएगा कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर साथ में मिलकर के कंज्यूमर को क्या करेगा, प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेगा, या फिर ये तीनों एक साथ मिल करके कहाँ पर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करेगा। कन्वेंशनल में क्या था कि प्रोड्यूसर होलसेलर को प्रोडक्ट सेल कर दिया, खत्म, उसकी स्टोरी खत्म। प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को अप्रोच नहीं करता था, राइट, ये, और फिर होलसेलर जो है वो भी कंज्यूमर को अप्रोच नहीं करता था, वो किसको अप्रोच करता था, बेसिकली रिटेलर को। एंड फाइनली रिटेलर जो था वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता था। यानी प्रोड्यूसर का एज सच कोई लिंक नहीं होता था कंज्यूमर के साथ। बट अब जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम चल रहा है, इसमें ये तीनों जो है वो अपने फंक्शन को मर्ज कर लेते हैं और फिर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। वर्टिकल मार्केटिंग में बेसिकली ये मार्केटिंग सिस्टम का मेन रीजन क्या है, बेसिकली क्यों ऐसा करते हैं, ताकि ये फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को इजीली पहुंचा सके और ये जो फंक्शंस, जो भी मार्केटिंग जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, उनको ये एक साथ मिलकर के हैंडल करे, ताकि टाइम, एफर्ट और कॉस्ट तीनों चीज क्या हो, इनका सेव हो। क्लियर हो गया ना? तो इसीलिए वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। अब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में भी 3 कंपोनेंट्स है इसके, उसको भी हम कवर करेंगे। ये सब लोगों ने देख लिया है कन्वेंशनल और वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर। जब भी अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर को एक बॉक्स में डाल दो और नीचे से कंज्यूमर लिख दो, ठीक है। क्लियर हो गया? सबने बना लिया इसको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में आप लोग लिख लोगे या लिखवाने की जरूरत है मुझे? लिख लो। यस मैम। बाकी स्टूडेंट, व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट? चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या है, तो इसमें लिखिए कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम aims to attract and reach businesses operating in the same industry. Attract, reach businesses operating in the same industry. ठीक है। जैसे आपके होलसेलर्स है, वो आपके टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट सेल बना रहे हो। रिटेलर्स हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट को बेसिकली कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, मतलब वो एक दूसरे का ही बेसिकली क्या है, होलसेलर है, फिर रिटेलर है। तो दिस टाइप, मतलब ये जो आपका वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, दैट एम्स टू अट्रैक्ट एंड रीच बिजनेस ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री। द 3 कंपोनेंट्स जो इसमें है, वर्टिकल मार्केटिंग के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जो 3 कंपोनेंट है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के, वो कौन कौन है? फर्स्ट इज इट इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरर। इसमें कौन होंगे? मैन्युफैक्चरर होंगे। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरर। The 3 components of the vertical marketing system, the 3 components of vertical marketing system, the 3 components of vertical marketing system, 3 components of vertical marketing system includes manufacturer या producer, second is wholesaler, and the third one is retailer. ठीक है। अब यहाँ रोल क्या होता था होलसेलर का? बल्क में परचेज करना। फिर रिटेलर का क्या होता था? होलसेलर से प्रोडक्ट लेना, ठीक है। अब इन तीनों का जो वर्क होगा वो क्या होगा? अब these 3 टुगेदर, आगे लिखिए, नाउ these 3 वर्क टुगेदर, यानी अब ये तीनों काम जो है अपना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम और रिटेलर का काम, उसमें मैन्युफैक्चरर भी जो है वो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में तो वो है ही,
लेकिन बाकी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी मार्केटिंग प्रोसेस वगैरह एक्टिविटीज हो रहा है उसमें भी प्रोड्यूसर शामिल हो जाएगा, होलसेलर उसमें भी इंक्लूडेड रहेगा, रिटेलर भी इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, these three works together, ठीक है, वर्क टुगेदर, और इनका इंटेंशन क्या है, फॉर फाइनली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किस चीज के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, एंड ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी कस्टमर, मतलब कस्टमर तक, अच्छे खासे कस्टमर का बेस बनाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचने के लिए ये जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है आजकल कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ पर जो लेवल्स है, ये तीनों का जो लेवल है वो डिफरेंट है। देखिए प्रोड्यूसर का लेवल अलग है, उसके नीचे होलसेलर है, उसके फिर सब नीचे रिटेलर आता है। तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं ये तीनों के अलग अलग हैं, ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में और ये थर्ड में। तो वर्टिकल इस तरीके से चलता है, ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, राइट। नेक्स्ट इसमें वर्टिकल जो मार्केटिंग सिस्टम, इसको 3 तरीके में डिवाइड किया गया है, मतलब इनके 3 और भी पार्ट्स हैं वर्टिकल के। वो कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग, सेकंड लिखिए कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग, सेकंड राइट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग, ये सारे सब डिवीजन है इसके, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग, ठीक है, second is contractual vertical marketing, and third is administrated vertical marketing, ठीक है। corporate vertical marketing, contractual vertical marketing and administrated vertical marketing। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग क्या है, तो कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग में क्या होता है कि इस सिस्टम में जो एक मेंबर होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि प्रोड्यूसर, होलसेलर या रिटेलर में से जो एक मेंबर होगा वो चीफ होगा, हर चीज को ये बेसिकली वो क्या करेगा, वो पूरी चीजों को मैनेज करेगा। यानी कि दिस इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है वेयर बाई जो एक मेंबर होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, वो मैनेज करेगा सारे एलिमेंट्स को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, और वो पूरा ओन करेगा ऑल द मेंबर्स को। यानी कि कॉर्पोरेट वर्टिकल में क्या सिचुएशन होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या सिचुएशन होता है हम लोगों का, बेसिकली वहां पर एक मैनेजर होता है, एक उसके एम्प्लॉय होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, फॉलो करते हैं, कुछ सुपीरियर होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग में क्या सिचुएशन होगा, इन तीनों में से कोई एक जो है वो क्या बन जाएगा, मुझे तो लगता है ज्यादातर प्रोड्यूसर ही होना चाहिए, वो क्या बन जाएगा, वो बेसिकली यहाँ पर सारे जितनी भी चेन में जितने भी लोग हैं, यानी चेन में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो सबको मैनेज करने का काम अकेले करेगा। यानी कि यहाँ तीनों मिलके काम करते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में, ये तो समझ आ गया। बट इस कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में इन तीनों में से कोई एक, या फिर मानिए प्रोड्यूसर जो है वो क्या बन जाएगा, वो एक बोल सकते हैं कि वो एक सुपीरियर बन जाएगा, वो सारे चीजों को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मार्केटिंग को, फिर आपके प्रोडक्शन को, सब चीज को वो मैनेज करेगा, और या फिर बोल सकते हैं हेड ऑफ द ग्रुप बनेगा, ठीक है। यानी ग्रुप का जो हेड होगा ना, वो बेसिकली सारे एलिमेंट्स को, जितने भी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है सबको मैनेज करने का काम वो अकेले करेगा, बाकी सब भी करेंगे, मतलब सारे मिलके काम करेंगे। बट एक यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट टाइप का रिलेशन बन रहा है, जहां पर कोई एक पर्सन जो है जिसके पास ज्यादा राइट या पावर है कि वो बाकी को भी बाकियों के साथ क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें अगर आप लोग लिखना चाहते हैं 2 लाइन्स इसमें लिखिए कि दिस इज अ सिस्टम, कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में लिखवा रही हूँ, this is a system whereby one member of the distribution, anyone, producer, wholesaler or retailer, one member of the distribution chain. This is a system whereby one member of the distribution chain manages all the elements of production and distribution, and hence owning all the members, यानी हर एक मेंबर को ओन करेगा, यानी एक तरीके से वो सुपीरियर होगा, वो ओनर होगा, बाकी सारे मेंबर्स जो भी होंगे चैनल में उन सबको ओन करेगा,
तो ये होता है, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें आप लोगों ने लिख लिया, दिस इज अ सिस्टम वेयर बाय वन मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस वो क्या है, ओनिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट आइए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल No. मार्केटिंग सिस्टम। यस, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए, ओके, तो कॉर्पोरेट तो हो गया। नेक्स्ट आइए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये एक तरीके का फ्रेंचाइजी है, कहा जाए तो इसको हम फ्रेंचाइजी की तरह लेते हैं। कॉमनली इसको बहुत सा फ्रेंचाइजी ही कहते हैं, जहां पर जो हर मेंबर जो है वो ऐसे तो इंडिपेंडेंटली रहेगा, ऐसे तो जो वर्क होगा, ऑफिस होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लिंक होगा सबका। जैसे कि मान लो मैकडी है, ऐसे तो वो अलग अलग एरिया में, मार्केट एरियाज में अपने उनके शॉप और स्टोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी लिया है तो उन्होंने, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है अपने ओनर या बोल सकते हैं जो हेड ऑफिस में जो ब्रांच है उन पे डिपेंडेंट है। यानी जो कंपनी जो है बेसिकली जो हेड ब्रांच है उस पर डिपेंडेंट है, या फिर जो ब्रांड है उस पर डिपेंडेंट है। क्योंकि फ्रेंचाइजी में आप उनके ब्रांड को यूज कर रहे हो, उसके नाम को यूज कर रहे हो, उसके प्रोडक्ट को, नंबर ऑफ जो भी हो, क्वालिटी को, सबको आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली है ना, उस पेमेंट करके। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग का भी सेम सिचुएशन है लाइक द फ्रेंचाइजी। इसमें एवरी मेंबर जो है ऐसे तो वर्क करेगा इंडिपेंडेंटली, लेकिन इंटीग्रेट करेगा वो सारी एक्टिविटीज जो कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर क्या बोलता है रिटेलर्स को कि भाई आप जो है अपने ब्रांड में जो स्टैंडर्ड है उसको बनाकर रखना है, आपको ये सारी चीजें फॉलो करना है। तो वो बाकी जो भी एक्टिविटीज होगी रिलेटेड टू द मार्केटिंग और जो भी एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली मेंशन है, उनको ये सारे लोग फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं लिंक्ड रहेंगे एक दूसरे से। तो प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर जो भी होंगे, ये बेसिकली यहाँ पे फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम होगा। हर चीज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलेगा, यानी हर चीज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे चलेगा, रिटर्न लिखे होंगी चीजें, ठीक है। और उस हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंज्यूमर तक। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले में लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में लिखिए, ठीक है। ये ज्यादातर फ्रेंचाइजी वाले केस में होता है। कॉमन फ्रेंचाइजी लिखिए, कॉमन इन फ्रेंचाइजिंग, कॉमन इन फ्रेंचाइजिंग, कॉमन इन फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। ज्यादातर फ्रेंचाइजी वाले केस जो कंपनीज होती है ना, जो फ्रेंचाइजी देती है, उन पे ज्यादा ये बेसिकली वर्क करता है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल वाला। दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम whereby every member, this is a system whereby every member works independent होकर के वर्क करता है। In this is a system where every works independently, every member works independently, ठीक है। कॉमा देके आगे लिखिए, integrating activities on the basis of contract, या फिर integrating activities on contractual basis, integrating activities on contractual basis। कॉमन इन फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज द सिस्टम वेयर बाय एवरी मेंबर, हर एक जो मेंबर है, वर्क इंडिपेंडेंटली, अलग अलग काम करेगा एक तरीके से, इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज, लेकिन एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ठीक है। और जो प्रॉफिट अर्न होगा ना वो आइसोलेटेड होगा, यानी कि जो प्रोड्यूसर अर्न कर रहा है उसको होलसेलर से लेना नहीं, होलसेलर जो अर्न कर रहा है रिटेलर से लेना नहीं, लेकिन बाकी की जो एक्टिविटीज हो सकता है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज, बाकी जो भी एडवर्टीजमेंट में जो भी चीजें होंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में मेंशन वगैरह होंगी, तो उसके लिए सारे तीनों साथ हो जाएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ज्यादातर कहाँ यूज होता है, दैट इज बेसिकली यूजफुल इन द फ्रेंचाइजी वाले सिचुएशन में वो यूज होता है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग में क्या होता है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा थर्ड एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग।
अब एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग में जो बेसिकली क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग की तरह ही है। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग में कैसे एक भी कोई इन तीनों में से कोई भी, जैसे प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर में से कोई एक जो था सारी एक्टिविटीज वगैरह को मैनेज करता था, ठीक है, वो मतलब हेड करता था एक तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटिंग जो वर्टिकल मार्केटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग में इन तीनों में से जो भी डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा, यानी कि जो भी बेसिकली ज्यादा लार्ज बोल सकते हैं ना कि एक जिनकी मतलब पावर और साइज जिन भी मेंबर्स का ज्यादा बेसिकली लार्ज होगा, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पावर होगा, इन तीनों में से कोई भी प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर में से वो डोमिनेट करेगा हर एक मेंबर्स को और पूरा अपने हिसाब से डोमिनेट करना मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाएगा बाकी मेंबर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग में क्या होगा कि जो एक्टिविटीज है वो इन्फ्लुएंस किस चीज से होंगे, बेसिकली पावर एंड साइज ऑफ द मेंबर्स से, ठीक है, और जो पावरफुल मेंबर्स होगा वो डोमिनेट करेगा एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। जो भी बेसिकली पावरफुल होगा वो डोमिनेट करेगा दूसरे के एक्टिविटीज को, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावर एंड साइज ऑफ द मेंबर्स, पावर एंड साइज ऑफ द मेंबर्स, activities are influenced by power and size of the members, and the powerful, जो powerful होंगे members, the powerful members hence dominates the activities of the others. तो ये होता है आपका वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में जो तीन मैंने और भी पार्ट करवाए हैं इसके कौन कौन से हैं? फर्स्ट कौन सा है? वर्टिकल मार्केटिंग। वेरी गुड। सेकंड कौन सा है? कॉन्ट्रैक्चुअल। थर्ड? एडमिनिस्ट्रेशन वर्टिकल मार्केटिंग। बिल्कुल। तो यहाँ पर किसी को कुछ डाउट? तो डोमिनेट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में बेसिकली एक तरीके से आपको एक ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है, मतलब हेड बना दिया गया है। यहाँ पर एक इंटेंशनल और एक तरीके से बोल सकते हैं कंसेंट के साथ चीजें हो रही है। जैसे मैंने प्रोड्यूसर जो है वो ही हेड करेगा एक्टिविटीज को और यही सारी चीजों को देखेगा। और जो थर्ड है ना एडमिनिस्ट्रेटेड, वहां पर जो साइज जिसका जो ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन था, यानी जिनका मार्केट में ज्यादा नाम है, जो ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स ज्यादा है, जो बेसिकली एक अच्छी खासी कंपनी है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो भी ज्यादा पावरफुल होंगे, या तो रिटेलर या तो होलसेलर या तो प्रोड्यूसर, उन तीनों में से एक पर्सन बाकी के दूसरे के एक्टिविटीज, यानी जो दूसरे लोग मार्केटिंग के एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उसको इफेक्ट करेंगे। आई बात समझ में? फर्स्ट वाले में क्या था कि एक पर्सन को हमने कंसेंट से चूज कर लिया। भाई वोट देते हो ना, आपने पढ़ा। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। अब हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। जैसे वहां पर तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स थे, जिसमें मीडिएटर्स थे, हमने साथ में मिलकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के बेटी हम लोगों ने इंटीग्रेट करके काम किया। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होगा? अब हॉरिजॉन्टल तो सबको पता है ना क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेम लेवल। सेम लेवल। और वर्टिकल क्या होता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट, जो आपसे नीचे लेवल, राइट। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब सेम लेवल की कुछ कंपनीज हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं और आगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है कंज्यूमर तक वो साथ में मिलके करती है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि या तो वो जितने भी कंपनीज है वो आपस में मर्ज हो जाती है। और किस लिए मर्ज होती है? जो मर्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नॉट इन अनदर सेंस, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो मर्ज हो जाती है। और वो कौन कौन सी कंपनी है? जैसे आपका कोक वगैरह जो है वो मर्ज हो चुका है मैकडी के साथ, डोमिनोज के साथ। वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्या आपने पिज्जा भी खाया एंड यू विल आल्सो एंजॉय द कोक एज वेल, राइट। तो यहाँ पर इसका जो मेन बेनिफिट होता है कंपनी को फायदा मिले, ठीक है। जैसे अमेजोन के साथ कई बार बहुत सारे बैंक जो है वो क्या हो गए? मर्ज हो गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी बेनिफिट देते हैं। जब अगर आप किसी को भी पेमेंट करने के लिए पर्टिकुलरली आप अमेजोन पे वगैरह यूज करोगे तो यहाँ पर जो सिस्टम है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम का, यहाँ पर जो 3-4 जो कंपनीज हैं जो सेम लेवल की हैं वो एक साथ मर्ज होती है डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए। किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? प्रोडक्ट एंड सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। सेम लेवल की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2,
3, ठीक है, जैसे 1 2 3 सेम लेवल पे है। और यहाँ पर वर्टिकल में क्या था कि लेवल्स कम होते जा रहे थे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या है कि बेसिकली सेम लेवल की कंपनीज होंगी। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग कि सेम लेवल ऑफ कंपनीज जो है बेसिकली जब वो मर्ज होती हैं फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड दे आर यूजिंग मर्जिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एज सच मर्ज नहीं हो रहा है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। in this marketing system whereby businesses or companies, where are the businesses or companies which are at the same level, the same level पर है, which are at the same level, join together to gain economies of scale, to gain economies या फिर economies of scale, to gain economies of scale। क्या होता है economies of scale? Who is going to tell me about it? यहाँ पर बेसिकली मेन एम क्या है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम का? इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन करना, ठीक है। हाई प्रोडक्शन के साथ लो पर प्रोडक्ट का कॉस्ट लो कर देना, ठीक है। और साथ साथ आगे लिखे द बिजनेस कंबाइन, जो बिजनेस है वो और क्या चीज कंबाइन करता है? रिसोर्सेज, बाकी और भी चीजें रिसोर्सेज वगैरह कंबाइन कर रहा है। क्या क्या चीजों के लिए? मार्केटिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, to maximize their profit. In this marketing system, whereby businesses which are at the same level join together to gain economies of scale, the businesses combine, business क्या combine कर रहा है? Business combines resources such as marketing, second distribution, production, and even human resources to maximize their profit को maximize करने यूज कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3-4 कंपनीज मर्ज करती हैं, कई बार प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है दूसरे कंपनीज को, कई बार मार्केटिंग में भी, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन ज्यादा किया हुआ, लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन में कौन करती है हेल्प? आपकी बाकी की जो कंपनीज है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को भी यूज कर लेती हैं कई बार। तो अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया है कभी भी कि जैसे प्रोडक्ट कभी कई बार फ्लिपकार्ट वाला जो पर्सन और अमेजोन का ही प्रोडक्ट लाके दे देता है, नोटिस नहीं किया कभी? फर्स्ट चीज है इसमें, आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज जो है वो है आपका मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है एक दूसरे को कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में क्या होता है कि 3-4 कंपनीज आपस में मिलती हैं और मिल करके वो क्या करती हैं? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करती है, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाती है। सिर्फ सिंपल यही इसका एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? समझ में आया? नो मैम। नो मैम। तो आंसर क्या होगा इसका? नो मैम, सी। आशीष, आंसर क्या होगा इसका? कंज्यूमर। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is nothing but willingness of consumers to purchase goods and services as per their taste, need and cost of pocket and of course pocket। पता नहीं ये वर्ड क्यों ही दिया है, कोई रिलेवेंट तो है नहीं। Dash is nothing but willingness of consumers to purchase product and service as per their taste, need and pocket, या बोल सकते हैं मनी। क्या होगा ये? कस्टमर, कंज्यूमर बिहेवियर, consumer interest, consumer attitude या consumer perception? What will be the answer? Raise your hand. Yes, Akanksha. Consumer behavior. Ashish. कंज्यूमर बिहेवियर। हिमांशु। कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में दोनों होना चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर एज वेल एज कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो आंसर विल बी कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is one of the most basic influences of an individual's need, wants and behavior। क्या है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के नीड्स को, वांट को, बिहेवियर को?
Raise your hand. Yes, Himanshu. Product. Adiba. मैम कल्चर. Next. Next. The answer is culture. That जो basically influence करता है इंडिविजुअल को के नीड को, वांट फॉर बिहेवियर को, या इन्फ्लुएंसर जो बेसिकली फैक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है. हम लोगों ने पढ़ा था ना, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक पढ़ा था ना. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेसिकली आपका कल्चर. अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्की ऑफ द नीड्स, द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ द नीड्स आर कॉल्ड. सबसे लोएस्ट में कौन होगा बेसिकली मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में? सबसे लास्ट स्टेप कौन सा होगा, लास्ट स्टेज जो होगा? रेज योर हैंड. अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ द नीड, सबसे लोएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा नीड का? यस आकांक्षा. मैम ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. लो. According the lowest order of the needs. Yes, Anshu. Self-actualization need. Adiba. मैम सेफ्टी नीड्स. Ashish. नो मैम. B. Physiological needs. यस मैम साइकिल. According to Maslow hierarchy of needs, the lowest order of needs are. सबसे lowest order कौन होगा? यस मैम. फिजियोलॉजिकल नीड्स मैम. सबसे पहला कौन सा नीड आता है आपका? फिजियोलॉजिकल नीड. ठीक है. यस मैम. सबसे पहले नीचे फिजियोलॉजिकल नीड होगा, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, जो डेली बेस वाली चीजें होती हैं, जैसे आपके सर्वाइवल वाली. सबसे पहला आपका जो नीड होगा वो होगा सर्वाइव करना, राइट? तो फिजियोलॉजिकल नीड होगा इसमें फर्स्ट. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स आर. हाईएस्ट ऑर्डर में कौन सा होगा सबसे ज्यादा? यस अंशु. मैम इसमें होगा. अंशु. आकांक्षा. मैम ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. आशीष. Ma'am A. Self-actualization. अदीबा. मैम ए. सुमन. A ma'am, self-actualization ठीक है. needs. तो आंसर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हु इज गोइंग टू टेल मी ऑल द स्टेप्स? कौन मुझे बताने वाला है सारा स्टेप्स? कौन बताएगा मुझे सारे स्टेप्स इसके मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के? कौन से बताए थे मैंने? मोटिवेशन के जितने भी स्टेप्स थे, कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड. यस सुमन. यस सुमन. मैम इसमें मैम सेफ्टी होगा मैम, हेल्थ होगा. स्टार्टिंग से बताओ, फर्स्ट स्टेज से, लोएस्ट से. फर्स्ट स्टेप से जो पिरामिड ये- बना होता है उसमें लोएस्ट से बताओ. मैम वो सीरियल मतलब ऐसी याद नहीं है मैम, सीरियल वाइज नहीं है. अदीबा बताएगी. अदीबा बताओ बच्चे. यस अदीबा. मैम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ओके. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, which of the following is not one of the 5 stages of buyer decision process? buyer decision process में ये 4 स्टेज है, उसमें से एक स्टेज नहीं है. कौन से है वो? नीड रिकॉग्निशन, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सर्च, परचेज डिसीजन. यस आकांक्षा. यस आकांक्षा. मैम बी ब्रांड आइडेंटिफिकेशन. आशीष. बी. Brand identification. Anyone else who want to give answer of this? Next, जो आंसर होगा that is brand, क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन. बिकॉज नीड रिकॉग्निशन तो होता ही है ऑब्वियसली. फिर हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं. थर्ड में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद इवेलुएट करते हैं, फिर परचेज करते हैं, फाइनली पोस्ट परचेज, राइट? तो कौन नहीं होता है? ब्रांड आइडेंटिफिकेशन. ओके. All of the following are part of the adoption process that consumers may go through when considering an innovation, except.
एक्सेप्ट कौन सी है जो चीजें ये जो अडॉप्शन प्रोसेस में होंगी और एक नहीं होगा, वो कौन होगा? याद है मैंने आप लोग को कुछ शॉर्टकट में भी इसमें लिखाया था। यस आकांक्षा? मैम इंटरेस्ट। नेक्स्ट? नो मैम सॉरी, प्रोसेस। ओके, आशीष? प्रोसेस में। अदीबा? मैम बी प्रोसेस। सुमन? प्रोसेस मैम। एग्जैक्टली, द आंसर इज प्रोसेस। आंसर क्या होगा? प्रोसेस, क्योंकि हमने आईटा पढ़ा था ना, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, यस मैम। इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड फाइनली अडॉप्शन, राइट? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट 7th वाला बताइए मुझे। डैश इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या कहाँ पर आएगा? रेफरेंस ग्रुप सोशल ग्रुप में, याद होगा आप लोगों को। चलिए बताइए। ग्रुप्स दैट आर इंडिविजुअल लुक्स टू व्हेन फॉर्मिंग एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, ग्रुप्स ऑफ द पीपल हु हैव बीन रेफर्ड टू बाय समवन दे नो, ग्रुप्स ऑफ द ऑफिस कलीग, चैट ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट। कौन होंगे रेफरेंस ग्रुप में? मैम बी, groups of the people who have been referred to by someone they know. Anyone else? Anyone else who want to give answer of this? Yes, answer is B. रेफरेंस ग्रुप का मतलब ही रेफर वाली वर्ड इसमें आ रही है। रेफर का मतलब क्या होता है? जब हम दूसरे को किसी को रेफर करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप वो होते हैं जब हम किसी को रेफर करते हैं जिनको हम जानते हैं। जैसे बहुत जगह पे जॉब में भी रेफरेंस चलता है, राइट? तो ये रेफरेंस वही हुआ। तो रेफरेंस ग्रुप वो होंगे जो ग्रुप ऑफ पीपल जो दूसरे के द्वारा रेफर किए जाते हैं, बेसिकली रेफर करते हैं, वो दूसरे को बताते हैं कि जिनको वो जानते हैं। जैसे कि ऑफिस में कोई पर्सन गया तो भाई मैं इस ABCD पर्सन को जानता हूँ, उन्होंने मुझे रेफर किया आपकी कंपनी में जॉब करने के, ठीक है। किसी शॉप पे गए, ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो भाई ये पर्सन जो था ये इन्होंने मुझे रेफर किया खरीदने के लिए, मतलब आप पता होता है कि उनके द्वारा रेफर करके आप प्रोडक्ट खरीदने गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश refers to the information a consumer has stored in their memory about a product or service. Cognitive dissonance, product knowledge, product research, marketing research. Raise your hand. क्या होगा इसका आंसर? Raise your hand. Dash refers to the information, वैसे information है a consumer has stored in their memory, मतलब अपनी मेमोरी में उन्होंने स्टोर कर लिया अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। क्या होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेज योर हैंड। कैसे आकांक्षा? मैम ए, कॉग्निटिव डिसोनेंस। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? द आंसर इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो इंफॉर्मेशन है कंज्यूमर जो है वो अपने मेमोरी में प्रोडक्ट के बारे में रखता है, ठीक है, नॉलेज को रखता है, ठीक है। तो ये आपके थे सारे MCQ। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैव डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है जो हमने, तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे? चलिए, सो विल मीट इन द नेक्स्ट